क्लास साल अव्वल सब्जेक्ट एजुकेशन बाप नंबर 4 रुझान। उसमें आज हम पढ़े बेटा रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ, माशी और माशरती इख्तिलाफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ अल्फात, क्या हाल है आप सबका? जी बेटा, हम फातिहा एग्ज़ाम में नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 बेटा है रुझानात और सलाहियत, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम पहले से रुझानात और सलाहियतों से मुराद बेटा क्या है, क्या इसका मतलब है, किस तरह से जो है ये असरअंदाज होते हैं और वालिदैन और सालिन अपना अहम रोल अदा करते हैं। अफराद अपने रुझानात और सलाहियत से मुख्तलिफ होते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ बेटा होती है और उनके अंदर जो छुपी हुई तालीम पर असर डालती हैं। यकीनी तौर पर उन्हें तो नहीं कहा जाता है मारूसी होंगे या पैदौल के बायस होते हैं, लेकिन ये तालीम में रखते हैं है ना कि बच्चे पे असरअंदाज दोनों चीज़ें जी मारूसी और माहौल दोनों को कर सकते हैं। बच्चे तालीम में इस वक्त दिलचस्पी लेते हैं और कामयाबी और कामयाबी हासिल करते हैं जब आयतों का पेश नज़र रख कर उन्हें तालीम दी जाए, यानी उनकी पसंद नापसंद के मुताबिक उनको हम उनके मुताबिक जैसे वो चाहते हैं उनकी ज़हनी इस्तेदाद को पढ़ाएंगे तो वो उसमें क्या करेंगे। अगर उन्हें उनकी खिलाफ तालीम देने की कोशिश की जाए तो कामयाबी के इम्कानात बहुत हमें कम चांसेस, और अगर किसी हद तक कामयाबी हासिल हो मेहनत कोशिश के साथ साथ हमें ज़्यादा तवज्जो दरकार होती है। अजीज़ बच्चों को उनके रुझान और सलाहियत के मुताबिक तालीम लेते हैं और कम वक्त में कम मेहनत से बेहतर नताइज जो हैं हम हासिल कर सकते हैं। तो आज देखिए हमारे यहाँ जो है सलाहियतों के इख्तिलाफात को अहमियत नहीं, इसलिए तालीम उम्मन उनकी सलाहियतों के बरक्स होती है। ये ज़रूरी है कि बच्चों को उनकी सलाहियतों और उनके रुझान करने का मौका दिया जाए ताकि वो क्या करें, वो अपनी सलाहियतों को बुरेकार ला सकें, वगरना क्या होगा उनकी ये सलाहियतें जो थी वो क्या हो जाएंगी, वो दब जाएंगी। इसमें जो है बेटा कि इन रुझानात में वालिदैन और असातिज़ा किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी जो है आसान तरीके से निभा सकते हैं। रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफात के हवाले और असातिज़ा अहम किरदार बेटा अदा कर सकें। तालीम हासिल करने के बच्चों पर उनके वालिदैन के रुझानात रहता है। ऐसा होता है ना कि बोर होती है, वालिदैन उसको फोर्स करते हैं नहीं ऐसा हो जाए, चाहे खाने पीना का हो, कहीं सैर व तफरीह का हो, या ख़ुसूसन पढ़ाई के मामले हम बात करते हैं। बाज़ सब्जेक्ट के मामले होता है कि उसको कोई और पसंद है, उसको अगर मैथ पसंद है तो नहीं जी आपने साइंस ही करनी है। तो ये इस तरह के बहुत सारे शुरू से ही ये रुझानात जो हैं बच्चों में हमें अव्वल दर्जे में ऐसा कि बहुत सारे कमरा जमा में बैठ के तलबा होते हैं, कुछ की मैथ में दिलचस्पी होगी, कुछ में साइंस में होगी, कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए सरगर्मियों के ज़रिए बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेगा, कुछ वैसे ही लेक्चर के समझ जाएगा, कुछ जो है उसको हम ड्राइंग के ज़रिए खाका बना के देंगे या स्टोरी सुनाएंगे। यानी मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए जो अगर उन पढ़ाया जाएगा तो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बच्चे जो हैं उसमें वो लर्निंग का प्रोसेस या जो सीखने का होता है वो कर रहे होते हैं। अब देखिए तालीम हासिल करने के दौरान बेशतर बच्चों पर उनके वालिदैन के रुझानात और ख्वाहिशात का गलबा रहता है और बच्चों को उसके मुताबिक तालीम हासिल करने में मजबूर किया जाता है, जिस वजह से बच्चे क्या होते हैं अपने रुझान के ख़िलाफ़ तालीम हासिल करने में मजबूर तो होते हैं। हालांकि इस मामले में वालिदैन को सिर्फ अपनी राय देनी चाहिए, बाकी काम बच्चे की सलाहियत और उसके रुझान के मुताबिक उसे खुद करने दिया जाना चाहिए। इससे देखिए उसका आपको आउटपुट नहीं मिलेगा ना, अगर आप फोर्स करेंगे अपना काम उस पर गालिब कर देंगे और उसकी जो अपने अंदर सलाहियतें हैं छुप जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा। असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम तलबा के लिए एक ही तरीक़े तदरीस इख्तियार ना करे, बल्कि बच्चों की दिलचस्पी और सलाहियतों के पेश नज़र मुख्तलिफ तदरीसी तरीक़े इख्तियार करे ताकि तलबा को उनके रुझानात के मुताबिक तालीम दी जा सके। असातिज़ा के लिए क्या बात ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी तलबा को उनके रुझानात और सलाहियत के मुताबिक लगन और मेहनत से पढ़ाएँ ताकि वो कामयाबी से हमकिनार हो सकें। जी अजीज़ तलबा, अब देखिए इसमें क्या बात हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे देखिए जब स्कूल में दाखिल होते हैं दाई से इनके रुझानात और दिलचस्पी को पेश नज़र रखना चाहिए ना। हमारे यहाँ तो नसाब साज़ी के तदरीस में भी इस पहले को जो है देखा जाए तो नज़रअंदाज नहीं पेश नज़र नहीं रखा जाता।
तमाम बच्चों को तकरीबन एक ही तरीके से यकसा निसाब की तालीम दी जाती है और इससे मौजूद सलाहियतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि बच्चों की अक्सरियत जो है तालीम में पूरी दिलचस्पी नहीं लेती। जब तलबा बेटा 9वीं जमात में पहुँचते हैं और मज़ामीन के इंतखाब का मरहला आता है तो उन्हें साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स मज़ामीन के ग्रुप में से कोई एक का मज़मून का मुंतखब करना होता है। ऐसे में अब क्या होता है, तो वालिदैन की ख्वाहिश का अहमियत हासिल होती है। बच्चे का रुझान, जैसे हमने बात भी की, बच्चे का रुझान अगर साइंस की तरफ है या नहीं, उसे साइंस पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। अमूमन इस तरह मजबूर किया जाने वाला तालिब इल्म क्या होगा, फ़ेल होकर अपनी उम्र के कई साल ज़ाया कर देता है। और ये रोज़मर्रा में हमारे माशरे में ऐसी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह रुझान के ख़िलाफ़ आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ने पर भी कोई तालिब इल्म नाकाम हो सकता है। यूँ मुल्क को बहुत से तलबा की सलाहियतों से महरूम होना पड़ता है। अज़ीज़ तलबात, अगर तालीम के दौरान तलबा के रुझानात और ख्वाहिशात और सलाहियतों को मद्देनज़र रखा जाए और तमाम बच्चों को यकसा सलाहियत वाला ना समझा जाए तो तालीम सब बच्चों के लिए करामत बन सकती है। जी बेटा, नंबर 5 पे है मुआशी और माशरती इख्तिलाफ़ात। सबसे पहले हम देख लेते हैं माशी और माशरती इख्तिलाफ़ात है क्या, फिर बाकी उनके पॉइंट्स पे बात करेंगे। देखिए बेटा, तालीमी इदारों में आने वाले बच्चों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ माशरती हालात से होता है। इस तरह उनके माशी या माली हालात भी मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक जो है इन हालात का जाना हसूल इल्म से जो है कहते हैं वो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हक़ाइक़ से बरअक्स ही आपको मिलेंगे। बेटा देखिए, तालीमी अमल में हालात और ख़िलाफ़ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वो बच्चे जिनका माशरती और माशी पस मंज़र अच्छा होता है तालीम में बेहतरीन नताइज दिखाते हैं, इसलिए उनकी तमाम तर ज़रूरियात और ख्वाहिशात की बेहतर तकमील होती है। उन्हें मुनासिब रहनुमाई हासिल होती है। हसूल इल्म में उनको कोई माली दुश्वारी पेश नहीं आती। उनको साफ़ सुथरा माहौल मिलता है जिसके वो बाइस तालीम में दिलचस्पी बरकरार रख सकते हैं और घर और मदरसे के माहौल में तज़ाद महसूस नहीं करते। अब आ जाए वो बच्चे गरीब घरानों से आने वाले बच्चे जो है मामूली लिबास पहनकर मामूली ग़ज़ा इस्तेमाल करके तालीम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश भी करते हैं, तो इनके माशी और माशरती हालात उनके तालीम पर असरअंदाज होते हैं। मसलन देखिए, अमीर वालिदैन के बच्चों को ट्यूशन की सहूलत मैसर होती है और उस्ताद उनके घर में भी आकर पढ़ाता है, जबकि गरीब बच्चों को अपने तलीमी वक्त में माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चों को ट्रांसपोर्ट की आसानियाँ हैं, वो बग़ैर दिक्कत के तलीमी इदारों में आते जाते हैं और बाज़ मीलों पैदल चलकर मुश्किलात का सामना करके तलीमी इदारों तक पहुँचते हैं, तो उन्हें तालीम की तरफ तवज्जो देने में बड़ी मेहनत कोशिश करना पड़ती है। ये आपको दोनों बताती है ना, माशरती और माशी हवाले से अमीर और गरीब के जो हैं बच्चे किस तरह से तालीम में अपना अहम रोल जो है किस तरह से अदा करते हैं। इसी तरह बेटा, जब ये बच्चे घरों को वापस जाते हैं तो उन्हें अपने अपने घरों के कमज़ोर माली हालात की बिना पर मेहनत मजदूरी भी करना पड़ती है। लड़के बाहर मेहनत करते हैं और लड़कियाँ सिलाई वगैरह करके अपने घरेलू और तलीमी अखराजात जो हैं पूरे करती हैं और ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं घर पर। ज़ाहिर है ऐसे बच्चे तालीम के लिए वक्त पूरा नहीं दे सकते। इस तरह ख़्वाब जो है इक़्तिसादी हालात उन्हें ज़हनी परेशानी में मुब्तला रखते हैं, उनकी जज्बाती और जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर करते हैं। यूँ ये बेटा बुरे हालात इनकी तालीम पर भी असरअंदाज होते हैं। अब यहाँ पे क्या बात है कि माशरती माहौल बेहतर ना होने की वजह से अमूमन बच्चे तालीम की तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। बाज़ बेटा ख़ानदानों या तो जो है महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता लोगों का माहौल नहीं होता, या फिर वालिदैन अपनी ही दिलचस्पी में मशगूल रहते हैं, इसलिए बच्चों को ज़रूरी और मतलूबा रहनुमाई हासिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो तालीम में पीछे रह जाते हैं। आप देखिए, तलबा के माशी और तलबा के माशरती और उसमें जो है असातिज़ा की ज़िम्मेदारी क्या है। अब देखिए बेटा, तालीमी इदारों में असातिज़ा की ज़िम्मेदारी के वो बच्चों के तमाम तरह इख्तिलाफ़ात को पेश नज़र रखें और काम न आने या तालीम में कमज़ोर होने की बिना पर बच्चों की क्या की जाए, सज़ा भी दी जाए ना। उसे सज़ा करने से पहले उनकी कमज़ोरी के असबाब मालूम करें। अब हमारे यहाँ क्या है, फ़ौरन सज़ा देने पर तुल जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी सज़ा दी जाती है जिससे बच्चा जो है बजाय आगे बढ़ने के और पीछे चला जाता है। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो वो सी कमज़ोरी आ रही है उसके असबाब तलाश करने चाहिए और उनकी रहनुमाई करें। अगर मुमकिन हो तो अपने बच्चों को तालीमी अदारों में ऐसे मौके भी फ़राहम किए जाएँ जिनसे इनके लिए आमदनी के ज़राए पैदा हो सकें, ताकि वो अपनी मदद आप के तहत जो है असूल पर काम करें और उनकी अना को ठेस भी ना पहुँचे और उनकी तालीमी ज़रूरियात की तकमील भी हो सके। जिन बच्चों के घर पर बेहतर तालीमी माहौल मुयस्सर नहीं होता, उन्हें भी दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा रहनुमाई और तवज्जो की ज़रूरत होती है।
ہمارے تعلیمی اداروں میں بیٹا ماحول میں جہاں بچے مختلف ماحول گرانوں سے آتے ہیں اور جماعتیں پرہجوم ہوتی ہیں، یہ کام بہت دشوار ہے، پھر بھی اساتذہ کوشش کریں تو کسی حد تک جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ متفرق جو ہے انفرادی اختلافات، آپ دیکھیں بیٹا متفرد اختلافات میں کیا ہے کہ متفرق انفرادی اختلافات کے علاوہ بچوں میں بعض دوسری قسم کے انفرادی اختلافات بھی موجود ہوتے ہیں۔ کون سے مثلا بیٹا؟ جیسے مذہبی ہو سکتے ہیں، ثقافتی ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اختلافات تعلیم پر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ان انفرادی اختلافات پر تھوڑی سی توجہ دی جائے اور اساتذہ اپنا رویہ مناسب رکھیں تو ان پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے طلبہ کے متفرق اختلافات میں اساتذہ کی ذمہ داری، ہم نے اوپر بھی پڑھا کس طرح سے اساتذہ اس کی ضرورت۔ تو دیکھیں ایک استاد کے لیے بچوں میں پائے جانے والی تمام اختلافات کا آگاہی ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے معلم کو کن چیزوں کی ذمہ داری اس کے عائد ہوتی ہے کہ اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ استاد کو بچوں کا انفرادی طور پر مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی انفرادی دلچسپیاں، ضروریات، خواہشات، مشکلات اور مسائل کا پتہ لگانا چاہیے تاکہ بچوں کی صحیح مدد رہنمائی کی جا سکے۔ بعض بچوں کو اپنی پسند کے مضامین منتخب کرنے کا موقع نہیں ملتا، جبکہ بعض کی تعلیم و تربیت کے لیے انفرادی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید اگر دیکھا جائے تو معلم کے لیے کیا بات ضروری ہے کہ بچوں کی انفرادی خصوصیت سے آگاہ ہو، اسے اس بات کا پتہ ہو کہ کون سا طالب علم کس مضمون میں کمزور ہے اور کہاں اس کو انفرادی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسی جماعتیں جن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور استاد کے لیے بچوں کی انفرادی ضرورت اور اختلاف کی طرف توجہ دینا مشکل ہو، وہاں بچے انفرادی مشکلات کا حل نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو رہ جاتے ہیں اور ان کی ایسی کمزوریاں جماعتی تدریس کی مدد سے دور نہیں ہو سکتی۔ مزید استاد کس طرح سے مدد کر سکتا ہے ان بچوں کی؟ بعض بچوں کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسرے بچوں سے مختلف قسم کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، مثلا وہ فطین ہیں یا کنزے ہیں یا ان میں سے کچھ جسمانی نقائص میں مبتلا ہیں۔ ایسے تمام بچے خصوصی تعلیم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچوں کی انفرادی خصوصیات کو بیٹا مد نظر رکھ کر ان کو مختلف نوعیت کے مضامین کا انتخاب کرنے میں مدد دینی چاہیے، یعنی کہ استاد اس میں ایک اپنا اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس کی جو ایک بچے کی آپ کے ذمہ جو بچہ آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ اس کی بہتر رہنمائی نہیں کریں گے، بہتر رہنمائی کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ایک تو اس مضامین کے انتخاب پہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، اس کی مدد مل جائے گی، اور پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا تاکہ وہ کیا کرے گا، آئندہ زندگی میں خود بھی کامیاب ہوگا اور ملک و قوم میں بھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مزید یہ کہ کس طرح استاد جو ہے مدد کر سکتا ہے، بچوں کے انفرادی اختلافات کے مطابق ان کی بہتر تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کو موزوں طریقۂ حیات تدریس سے تعلیم دی جائے تاکہ ان کی انفرادی صلاحیتوں کو بھرپور جو ہے ان کی انفرادی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور نشو و نما مل سکے، اور وہ اپنے جس طرح ہم نے شروع میں بھی بیٹا پڑھا اور آپ کو بتایا بھی گیا کہ کس طرح ہم نے انسان کی دیکھیں ایک بچے کی تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کردار سازی کی جائے، اس کو جانچا جائے، اس کو جانچا پرکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں، بلکہ یہ ہے اس کے بچے کی نفسیات سے واقفیت ہوگی تو آپ اسے ذہنی استطاعت، اس کی دلچسپیاں، اس کی رجحانات کے مطابق آپ اس کو طریقۂ حیات تدریس کو استعمال کرتے ہیں، مختلف میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھائیں گے تو اس سے نہ صرف کیا ہوگا اس بچے کو فائدہ ہوگا بلکہ ملک و قوم کو اس سے فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ چیپٹر نمبر 4 جو ہے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔